तो बच्चों, मैंने अभी तक आपके लिए जितना भी नेशनल इनकम पढ़ाया है यूट्यूब पे डाला है, ताकि आपको उसको पढ़ने में एकदम इजी रहे, आसान रहे। अच्छा, अब देखो, सुनो मेरी बात। कुछ कुछ थ्योरी है, जो छोटी छोटी थ्योरी है, जो अपने को पढ़नी है। एक तो मेरी बात सुनना ध्यान से। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, बोर्ड के ऊपर फोकस करना। एक तो बच्चों प्रोडक्ट मेथड है या वैल्यू एडेड मेथड है। अब पेपर में प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड में थ्योरी के क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। वन बाय वन थ्योरी के सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हुए चलेंगे जो पूछे जा सकते हैं। एक तो ये पूछ सकता है कि भाई जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट होगी। तो पता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट होती है, याद करो। इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनका ग्रॉस वैल्यू एडेड निकाल के ऐड कर लो, तो आपके पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगी। तो आप क्या लिख के आओगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ ऑल द प्रोड्यूसर्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फॉर्मूला के फॉर्म में जीवी एट एमपी ऑफ ऑल द प्रोड्यूसर्स इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, आपसे कोई पूछे जीडीपी एट मार्केट प्राइस से नेशनल इनकम यानी एनएनपी एट एफसी कैसे निकलेगी, तो आप बोलेंगे एनएनपी एट एफसी इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए और प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है। अच्छा, अब पेपर में ग्रॉस वैल्यू एडेड पे शॉर्ट नोट लिखने आ सकता है। तो देखो, दो चीजें लिखना अगर वैल्यू एडेड पे शॉर्ट नोट लिखना है। एक तो वैल्यू एडेड का मीनिंग लिखना और एक वैल्यू एडेड का फॉर्मूला। फॉर्मूला तो हमको आता है। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और अगर इसको डिफाइन करोगे तो यही डेफिनेशन में लिखना है आपको। क्या लिखना है, वैल्यू एडेड इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट of producer and intermediate consumption during 1 year। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आ सकता है। एक पेपर में क्वेश्चन आ सकता है वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट। एक इकोनॉमी में एक साल में जितने गुड्स प्रोड्यूस हुए, एक इकोनॉमी में एक साल में जितने गुड्स प्रोड्यूस हुए उसे बोला जाता है बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट। व्हाट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट, इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रोड्यूसर ड्यूरिंग 1 ईयर। फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला लिखा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल कैसे निकलती है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और सेल कैसे निकलती है, डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट। पेपर में इंटरमीडिएट कंजम्पशन पूछ सकता है। क्या बोलोगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है? सर, इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब वो सारे रॉ मटेरियल, वो सारी परचेजेज जो हमने करी है, क्या करने के लिए बेटा, प्रोडक्शन करने के लिए। करके आ पाओगे। और एक बात क्या याद रखोगे कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन को नॉन फैक्टर इनपुट्स भी बोलते हैं। तो व्हाट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इट मींस वैल्यू ऑफ परचेजेस मेड बाय अ प्रोड्यूसर ड्यूरिंग 1 ईयर। इसमें बेसिकली नॉन फैक्टर इनपुट्स आ गए। नॉन फैक्टर इनपुट्स यानी रॉ मटेरियल आ गया, गुड्स फॉर सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन भी बोल सकते हो, या दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। ये सब बता रखा है मैंने आपको, सिर्फ इसकी थ्योरी रीड करा रहा हूं कि कल को पेपर में थ्योरी क्वेश्चन आए तो हम कैसे करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये तो सब प्रैक्टिकल्स की करने की बातें हैं। उसके बाद इनकम मेथड आया। इनकम मेथड की सारी थ्योरी है। ये तो फॉर्मूला है, ये तो पूरा चार्ट हमने बनाई रखा है। प्रिकॉशंस हमने पढ़ लिए वैल्यू एडेड मेथड के, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, कल की क्लास में पढ़ा दिए मैंने। प्रोडक्ट मेथड के भी प्रिकॉशंस कल की क्लास में पढ़ा दिए मैंने। अब सर एक ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है पेपर के लिए, आपकी स्कूल के टीचर्स का एक फेवरेट टॉपिक है, जो इस चैप्टर से अगर उनको थ्योरी में क्वेश्चन पूछना है तो पूछेंगे, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। व्हाट इज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अगर नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम निकालते वक्त एक गुड्स को दो बार काउंट कर लिया जाए तो आप बोलेंगे कि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग आई है। पता है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कब आती है, जब आप इंटरमीडिएट गुड्स को भी काउंट कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने ब्रेड खरीदी नेहल से, ब्रेड का सैंडविच बनाया, सैंडविच बना के मार्केट में बेच दिया। अब मान लो मैं नेशनल इनकम में ब्रेड भी ले लूं और सैंडविच भी ले लूं, तो ब्रेड तो दो बार काउंट हो गई ना। एक बार तो ब्रेड एज अ ब्रेड ही काउंट हुई है, और एक बार ब्रेड एज अ पार्ट ऑफ सैंडविच काउंट हो गई। तो दैट ब्रेड हैज बीन काउंटेड ट्वाइस, सो इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो आपसे कोई पूछे यार प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होती है, क्या जवाब देंगे? आप बोलेंगे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग ये प्रॉब्लम होती है कि एक गुड को नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में दो बार हम काउंट कर लेते हैं। फिर पेपर में कुछ क्वेश्चन पूछेगा प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को अवॉइड कैसे करें। मैं बताता हूं कैसे अवॉइड करना है, पहले मीनिंग पढ़ो।
प्रॉब्लम ऑफ, थोड़ा सा रुको, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। क्या लिखा है? वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में अराइज। दिस प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन द वैल्यू ऑफ सर्टेन गुड्स इज काउंटेड मोर देन वंस। अगर आपने कुछ गुड्स को मोर देन वंस काउंट कर लिया तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अब कैसे अवॉइड करें? दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये, जब आप नेशनल इनकम निकालो तो सिर्फ फाइनल गुड्स को ही नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में ऐड करो। इसे बोलते हैं फाइनल आउटपुट मेथड। क्या बोलते हैं? फाइनल आउटपुट मेथड। याद है फाइनल गुड्स क्या होते थे? फाइनल गुड्स वो गुड्स होते थे जो प्रोडक्शन प्रोसेस से बाहर आ गए हैं, जिनमें अब कोई फर्दर वैल्यू एडिशन नहीं होना है, जो या तो कंज्यूमर खरीदेगा फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स या प्रोड्यूसर खरीदेगा एज अ फिक्स्ड एसेट ऑफ बिजनेस। तो या तो आप क्या करो, एक तरीका तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अवॉइड करने का क्या है कि जब आप नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम की कैलकुलेशन कर रहे हो तो उसमें सिर्फ क्या इंक्लूड करो? फाइनल गुड्स। तो एक तो ये है कि द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इज अवॉइडेड बाय यूजिंग टू मेथड्स एज अंडर। पहला मेथड क्या है? फाइनल आउटपुट मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच हैव क्रॉस्ड बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन शुड बी इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। और दूसरा तरीका क्या है वो तो हमने पढ़ा ही है, वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड क्या बोलता है कि टोटल गुड्स निकाल लो पहले इकोनॉमी में कितने बने और उसमें से माइनस कर दो इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो अगर मैंने टोटल गुड्स में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन हटा दिए तो डबल काउंटिंग हट जाएगी। जैसे मैंने सैंडविच बनाया तो सैंडविच तो हो गया आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट, उसको बनाने के लिए मैंने ब्रेड ली, ब्रेड हो गई इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो सैंडविच में से माइनस अगर मैंने ब्रेड कर दी तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हट जाएगी। तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हटाने का क्या तरीका है? इकोनॉमी का टोटल आउटपुट निकालो यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट, उसमें से माइनस कर दो इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करोगे तो वैल्यू एडेड आ जाएगा, और सभी प्रोड्यूसर्स का वैल्यू एडेड जोड़ लेना तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अवॉइड हो जाएगी। तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कैसे अवॉइड होगी? वैल्यू एडेड मेथड से। वैल्यू एडेड मेथड क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस मेथड सम टोटल ऑफ वैल्यू एडेड बाय ऑल द प्रोड्यूसर्स। देखो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड सम टोटल ऑफ वैल्यू एडेड ऑफ ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, जितनी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स है उनकी से वैल्यू एडेड लेनी है, शुड बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। वैल्यू एडेड इज कैलकुलेटेड एज अ डिफरेंस बिटवीन, पता है हमें तो वैल्यू एडेड कैसे निकलती है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ये पेपर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग एंड हाउ टू अवॉइड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, स्कूल में भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। अच्छा, उसके बाद इनकम मेथड हमने सीख ही लिया। अब स्कूल में कई बार क्या होता है, टीचर इस तरह का एक क्वेश्चन पूछ लेती है कि इनकम मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का प्रोसेस बताओ। प्रोसेस कुछ नहीं होता, आपको फॉर्मूला लिखना है। इनकम मेथड से क्या आती है? एनडीपी एट एफसी आती है। तो आपको लिख के आना है कि एनडीपी एट एफसी निकाल लो, विच विल बी द टोटल ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। और फिर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज समझा दो पेपर में क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस समझा दो पेपर में क्या है, और मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड समझा दो पेपर में क्या है। तो क्या बोलेंगे? इनकम मेथड की थ्योरी क्वेश्चन अगर आए, व्हाइल यूजिंग इनकम मेथड एनडीपी एट एफसी विल बी डिटरमाइंड। ठीक बात है। अंडर दिस मेथड एनडीपी एट एफसी विल बी कैलकुलेटेड एज अ सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री। मीनिंग ऑफ इनकम मेथड पूछेगा तो भी यही लेना है, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इनकम बाय इनकम मेथड पूछेगा तो भी यही लिखना है। इसमें क्या लिखना है? देखो क्या लिखा है, एनडीपी एट एफसी विल बी कैलकुलेटेड एज अ सम टोटल ऑफ इकोनॉमी में जितनी फैक्टर इनकम हुई उसका टोटल, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर। अब इसके कंपोनेंट क्या थे याद है? एक तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में कितनी चीजें आती थी याद है? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, पेंशन एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। तो इट रेफर्स टू पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉइज। इट इंक्लूड्स wages and salaries in cash paid by the employer to employees as a reward for work done by them,
और क्या आएगा? wages and salaries in kind, that is benefits in kind given by employer to employee like car, house, etc. Pension, that is amount given by employer to employees after retirement under the service, or social security benefits like provident fund, gratuity, etc. फिर आएगा ऑपरेटिंग सरप्लस। याद है ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता था? लैंड से आने वाली इनकम यानी रेंट रॉयल्टी, कैपिटल से आने वाली इनकम यानी कि इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को आने वाला प्रॉफिट। It is the total of rent, interest and profit. It also includes royalty. Profit can be further divided into three components. Profit can be further divided into three components. Profit के तीन component और हो सकते थे। क्या क्या होते थे याद है? Dividend होता था, corporate tax होता था, और undistributed profits होते थे। अब dividend क्या होता था? कंपनी जो अपने प्रॉफिट शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करती थी। It is that part of profits of the company which is distributed to the shareholders. Corporate tax, सरकार को जो हम टैक्स दे रहे हैं अपने प्रॉफिट पे, it is that part of profit which is paid to government by way of tax. और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या होता था? जो हमने किसी को बांटा नहीं, सेविंग्स कर ली और ये सोचा कि फ्यूचर में हमारे ही बिजनेस में काम आएगा, जो हमने अपने ही बिजनेस में यूज करने के लिए, फ्यूचर में यूज करने के लिए रख लिया, उसको अपन क्या बोलते थे? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। याद आया? तो ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आ गया? एक तो आया भाई ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आया? रेंट आया, इंटरेस्ट आया, प्रॉफिट आया, रॉयल्टी आई। और फिर प्रॉफिट में क्या क्या आया? डिविडेंड आया। प्रॉफिट में क्या क्या आया? प्रॉफिट में क्या क्या आया? डिविडेंड आया, कॉर्पोरेट टैक्स आया, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स आए। ठीक है, उसके बाद अपन ने एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा। ये चार्ट तो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। अब एक्सपेंडिचर मेथड के प्रिकॉशंस मैंने कल आपको नहीं पढ़ाए थे। किसके प्रिकॉशंस? एक्सपेंडिचर मेथड के प्रिकॉशंस मैंने आपको कल नहीं बताए थे। तो अब हमने कल किस किस के प्रिकॉशंस पढ़ लिए थे? इनकम मेथड के और वैल्यू एडेड मेथड के। और मैं फिर आपको बोल रहा हूं, मैंने ये सारे प्रिकॉशंस जो पढ़ाए हैं या जितनी भी क्लासेस इसकी पढ़ाई हैं सब यूट्यूब पे डाल दी हैं। किसी भी क्लास में प्रॉब्लम है, कोई भी क्लास छोटी है, वहां से जाके करिए, छोड़ना नहीं है। ठीक है? अच्छा, अब इनकम मेथड के याद है क्या क्या प्रिकॉशन होते थे? वैल्यू एडेड के सारे सिमिलर हैं। जैसे अब पहला प्रिकॉशन क्या है? ये तो हमने अभी अभी पढ़ा, ये तो अभी अभी हमने पढ़ा, अभी पढ़ा ये तो हमने, ये प्रिकॉशन तो हमने जस्ट पढ़ा। अभी प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग पढ़ी थी, तो मैंने क्या बताया? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अवॉइड करने का एक तरीका क्या था? फाइनल आउटपुट मेथड। कि आप जब नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम निकालो तो इसमें सिर्फ फाइनल गुड्स लो, इंटरमीडिएट गुड्स मत लो। तो पहला प्रिकॉशन यही है, बोले जब आप एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालोगे तो एक्सपेंडिचर मेथड में सिर्फ उन्हीं एक्सपेंडिचर को लेना जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में काम आए। उन एक्सपेंडिचर्स को मत लेना, उन एक्सपेंडिचर्स को मत लेना जो इंटरमीडिएट गुड्स को करने में काम आए, क्योंकि उन एक्सपेंडिचर को लेने से प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्रिएट हो जाएगी। तो एक्सपेंडिचर मेथड का पहला प्रिकॉशन क्या है? और ये मैंने आपको बोला था कॉपी में लिखने, कॉपी में नहीं लिखना है, कोई बात नहीं है। शीट मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, टेक आउट द प्रिंट आउट ऑफ द शीट, अदरवाइज आई विल प्रोवाइड यू द प्रिंट आउट्स, नो वरीज विद दैट। Only expenditure incurred on purchase of final goods, that is final expenditure, should be considered in estimation of national income. If intermediate consumption is included, तो इससे क्या प्रॉब्लम आएगी? It will cause the problem of double counting. तुम्हें याद नहीं होगा कल इनकम मेथड में भी था ये प्रिकॉशन कि इंटरमीडिएट गुड्स को हमें एस्टिमेशन में नहीं लेना। यहां भी यही बोल रहा है कि हमें एस्टिमेशन में सिर्फ फाइनल गुड्स लेने हैं, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं लेने हैं, ताकि क्या नहीं क्रिएट हो? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग नहीं क्रिएट हो। ये वाला प्रिकॉशन भी पढ़ा था, याद करो। सेकेंड हैंड गुड्स को खरीदने में अगर कोई एक्सपेंडिचर आ रहा है तो वो भी नेशनल इनकम में नहीं आएगा। अब मैं उसका लॉजिक बार बार नहीं बताऊंगा। सेकेंड हैंड गुड्स का जो एक्सपेंडिचर है वो नेशनल इनकम में नहीं आ रहा, क्योंकि वो ऑलरेडी पुराने सालों की नेशनल इनकम में इंक्लूडेड है जब वो प्रोड्यूस होंगे। लेकिन साथ में एक प्रिकॉशन और था
कि अगर हमने सेकेंड हैंड गुड्स को सेल करते वक्त कोई प्रॉफिट या कमीशन अर्न किया है तो वो नेशनल इनकम में आएगा, क्योंकि वो करंट ईयर की वैल्यू एडिशन का पार्ट है. इट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड. याद आया? तो अगला प्रिकॉशन आ गया. पहले मेरे को फिनिश करने दो, फिर मैं डाउट बताऊंगा. एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स is not to be included because value of second hand goods has already been included in earlier years. Clear है? अच्छा, ये भी पढ़ा था, याद करो. शेयर मार्केट होता है, शेयर मार्केट होता है. शेयर मार्केट में शेयर्स, डिबेंचर्स खरीदे बेचे जाते हैं. शेयर्स को, डिबेंचर्स को, बॉन्ड्स को खरीदने में जो खर्चा हुआ वो नेशनल इनकम में नहीं आएगा, क्योंकि बेटा शेयर डिबेंचर गुड्स थोड़ी होते हैं. इनके अगेंस्ट इकोनॉमी में कोई वैल्यू एडिशन थोड़ी हो रहा है. लेकिन मैंने बताया था, अगर एक शेयर मार्केट में ब्रोकर है, वो शेयर डिबेंचर्स खरीद कर बेचकर कोई ब्रोकरेज कमा रहा है, कोई कमीशन कमा रहा है, तो वो नेशनल इनकम में आएगी. तो अगला प्रिकॉशन ये आया, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ shares or bonds should not be included in estimation of national income because these are not related to production of goods and service. It does not relate to any value addition, क्योंकि कोई value addition नहीं हो रहा. फिर अगला प्रिकॉशन भी आया था, याद है? ये भी पढ़ा था कल. सेम प्रिकॉशन आया था किसमें? इनकम मेथड में. ट्रांसफर पेमेंट्स या ट्रांसफर इनकम्स नेशनल इनकम में नहीं आती हैं. जैसे कोई डोनेशन, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन जो आपको गवर्नमेंट से मिल रही है. क्यों नहीं आती? बिकॉज अगेन इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ डबल, अगेन उसके अगेंस्ट कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता. तो अगला प्रिकॉशन क्या था? ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम बिकॉज दे डू नॉट कॉज एनी वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी. फॉर एग्जाम्पल, ओल्ड एज पेंशन, गिफ्ट, डोनेशन, पॉकेट मनी एटसेट्रा. और ये तो सोचो कितनी बार आ गया, कितनी बार आ गया. मान लीजिए एक फार्मर ने गुड्स प्रोड्यूस किए, एक मैन्युफैक्चरर ने गुड्स प्रोड्यूस किए, ये तीनों में आया है ये प्रिकॉशन. तो फार्मर ने जो गुड्स प्रोड्यूस किए या जो मैन्युफैक्चरर ने गुड्स प्रोड्यूस किए, मान लो वो गुड्स आप मार्केट में बेचने नहीं गए, वो गुड्स आपने अपने ओन यूज के लिए रख लिए, तो उन गुड्स की भी जो वैल्यू है वो नेशनल इनकम में आती है, क्योंकि इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन तो हुआ ही है ना, वो गुड्स एक्चुअल में तो प्रोड्यूस हुए ही है ना. तो इंप्यूटेड वैल्यू या एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम. क्लियर है? ठीक है. अब एक टॉपिक और आता है जो इस चैप्टर के थ्योरी का लास्ट टॉपिक है, जो इस चैप्टर के थ्योरी का लास्ट टॉपिक है. बाकी सारे थ्योरी टॉपिक मैंने आपको आज कवर करा दिए. एक लास्ट टॉपिक है सर, नेशनल इनकम. पेपर में क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, थ्योरी क्वेश्चन, या तो ऐसे पूछ सकता है एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट समझाओ, या पेपर में पूछ सकता है कि एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का प्रोसेस बताओ. देखो, प्रोसेस पूछेगा तो आपको कुछ नहीं लिखना प्रोसेस में. आपको सिंपली ये लिखना है कि हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालेंगे, विच इज द टोटल ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट्स. फेयर इनफ. फिर आपको ये चारों कंपोनेंट समझा के आने, और सीधे कंपोनेंट पूछेगा तो समझा ही दोगे, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. पेपर में आपको पूछता है बताओ कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड क्या है, तो आप बोलोगे पहला कंपोनेंट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. अब याद करो इसमें क्या पढ़ाया था, 3-4 बार पढ़ा चुका हूं. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो हाउस होल्ड करते हैं फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, या नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस करती हैं फॉर चैरिटेबल पर्पस. तो क्या लिखा है? इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड एंड इंडिविजुअल्स फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स बाय नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस फॉर पब्लिक वेलफेयर. फिर आया गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता था? जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने किया है ऑन गुड्स और सर्विसेज, जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने किया है ऑन गुड्स और सर्विसेज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, लाइक डिफेंस पे,
लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने पे, पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स पे। तो इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विस बाय गवर्नमेंट, लाइक एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ गुड्स फॉर कंजम्पशन ऑफ डिफेंस पर्सनल। और ये पर्सोनल नहीं होता है, तुम्हारे टीचर्स भी गलत बोलते हैं, तुम्हें भी गलत बताते हैं, पर्सनल होता है। व्हाट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन? PERSON, पर्सन, फिर NEL, पर्सनल। ठीक है, तो इसको प्लीज पर्सनल मत बोलिए, दैट इज अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। आगे चलते हैं, GDCF, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब याद करो, इसके भी दो बच्चे होते थे। कौन कौन से होते थे? एक तो होता था ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जिसे हम फिक्स इन्वेस्टमेंट भी बोलते थे। फिर याद करो, फिक्स इन्वेस्टमेंट भी तीन लोग करते थे। हाउस होल्ड करेगा फॉर हाउस, प्रोड्यूसर करेगा फॉर फिक्स एसेट, और गवर्नमेंट करेगी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, हाईवेज, डैम, ब्रिज, ये सब। इट हैज टू कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट क्या है? फिक्स इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इट इंक्लूड्स फिक्स इन्वेस्टमेंट बाय प्रोड्यूसर्स, फिक्स इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड, फिक्स इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट। और एक होता था इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट? जो प्रोड्यूसर ने इन्वेंट्री में पैसा इन्वेस्ट किया, रॉ मटेरियल में, फिनिश गुड्स में। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा? बोले इट इज अ डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। तो इट रेफर्स टू चेंज इन स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। फिर याद है लास्ट क्या था? नेट एक्सपोर्ट्स। अब देखो, नेट एक्सपोर्ट को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। सर, अब नेट एक्सपोर्ट्स का फलसफा ये है, आप एक्सपोर्ट करोगे तो एक्सपोर्ट से फायदा क्या होगा? सर, एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी कंट्री में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी बाहर डिमांड बढ़ेगी। एक्सपोर्ट्स होंगे तो हमारी कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो एक्सपोर्ट्स इकोनॉमी में प्लस होते हैं, इसलिए वो प्लस का आइटम है। अगर हम इंपोर्ट करेंगे, लॉजिक से सोचना, इंपोर्ट करेंगे, बाहर के गुड्स इंडिया में आएंगे, तो इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होना कम हो जाएगा। तो इंपोर्ट करने से कंट्री के इंपोर्ट्स, अगर हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो कंट्री का खुद का प्रोडक्शन कम होता है, इसलिए इंपोर्ट हमेशा माइनस होता है। तो इसीलिए एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके जो नेट आता है वो हम कैलकुलेशन में कंसिडर करते हैं। नेट एक्सपोर्ट्स रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। इट्स वैल्यू कैन बी अगेन जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव। एक्सपोर्ट्स क्यों ले रहे हैं? आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज दे रिप्रेजेंट वो गुड्स जो हमारे देश में बने, रिप्रेजेंट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। इंपोर्ट्स क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि वो हमारे देश में बने ही नहीं है, वो हमारे देश के प्रोडक्शन का पार्ट ही नहीं है, वो तो बाहर से आए हैं। तो लास्ट, इंपोर्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज दे रिप्रेजेंट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड आउटसाइड इंडिया। ये इस पूरे चैप्टर की कंप्लीट थ्योरी है। मेन पार्ट तो मैंने इसका कल पढ़ा दिया था, लेकिन एक छोटा सा पोर्शन बचा हुआ था। और एक पॉइंट और अभी मुझे बताना है। सर, हमने अभी इनकम मेथड सीखा, तो हमने COE सीख लिया, हमने ऑपरेटिंग सरप्लस सीख लिया। एक और स्कूल में टीचर पूछ सकती है, मैं लिख के दूंगा, शॉर्ट नोट आ सकता है, व्हाट इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कभी कभी, बोर्ड्स में भी आ सकता है और वैसे जनरल में भी आ सकता है। तो क्या बोलोगे बताओ? बोलो, मिक्स्ड इनकम refers to income earned by self-employed persons, income earned by self-employed persons like क्या? डॉक्टर्स, लॉयर्स, एडवोकेट्स, chartered accountants, etc. using own resources in form of land, labor and capital. एंटरप्रेन्योर तो आप खुद हो ही ना,
एंटरप्रेन्योर तो जो बंदा डॉक्टर है वो खुद ही है। सो ये इनकम क्या होती है? दीज इनकम्स आर अ मिक्सचर ऑफ किसका मिक्सचर होता है बताओ? दीज इनकम्स आर अ मिक्सचर ऑफ प्रॉफिट, रेंट, वेजेस एंड इंटरेस्ट। इसीलिए इनको बोलते हैं मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ये भी एक थ्योरी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो क्या क्या थ्योरी आ सकते हैं, शुरुआत से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट मेथड के किसी भी कंपोनेंट पे शॉर्ट नोट लिखने आ सकता है। तो मैंने आपको प्रोडक्ट मेथड का वैल्यू एडेड का डेफिनेशन पढ़ाया, मैंने आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट का डेफिनेशन पढ़ाया, मैंने आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन का डेफिनेशन पढ़ाया। फिर मैंने इनकम मेथड का ये चार्ट तो हमने बना ही रखा है कैलकुलेशन का। फिर मैंने वैल्यू एडेड मेथड के सारे प्रिकॉशंस पढ़ाए आपको, ये हमने ऑलरेडी कल ही पढ़ लिए थे। फिर मैंने आपको प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग समझाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड समझाई, उसमें पूरा इनकम मेथड आपको वापस से समझाया। उसी में अभी मैंने एक मिक्स इनकम आपको समझाई। फिर मैंने आपको एक्सपेंडिचर मेथड समझाया। फिर मैंने आपको एक्सपेंडिचर मेथड के प्रिकॉशंस बताए। और फिर लास्ट में मैंने आपको बताया कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। इसके अलावा कोई थ्योरी इस चैप्टर में नहीं है और ना जरूरत है, और है ही नहीं। जरूरत और नहीं जरूरत की बात नहीं होती है, होने और नहीं होने की बात होती है। आई बात समझ में? इफ यू आर एमिंग फॉर 100 मार्क्स, ईच एंड एवरीथिंग पढ़ के जानिए। बट मैं फिर बोलूंगा, प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस करो इस पर्टिकुलर चैप्टर में। इस चैप्टर में बोर्ड्स में ऑप्शन आता है एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी के बीच में। प्रैक्टिकल करना हमेशा ज्यादा बेटर होता है, इजी होता है, बस आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। और मैं क्या कह रहा हूं, प्रैक्टिकल में कुछ मत करो। मैंने 3 क्लास रिकॉर्ड करी हैं, यूट्यूब पे डाली हैं। एक में पूरा इनकम मेथड पढ़ा है, एक में पूरा वैल्यू एडेड मेथड और एक में पूरा एक्सपेंडिचर मेथड। सिर्फ वो क्लास अगर आपने देख रखी है और एक बार भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं, आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। चाहे मिसिंग फिगर का क्वेश्चन आए, चाहे इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड के कंबाइंड क्वेश्चन आए, चाहे वैल्यू एडेड मेथड का क्वेश्चन आए, सब वैरायटी हमने करके रखी है। डन है? बहुत बढ़िया।